हेलो बाबू। तो हम पहले जो बात किए थे, खासकर साइकोलॉजी में, वो आपका था बुद्धि के सिद्धांत में मैंने बात किया था। सिद्धांत के बारे में पढ़े थे, बहुतत्व बुद्धि सिद्धांत के बारे में भी हम पढ़े ही थे, है ना। और आज जो बात करेंगे बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, और साथ ही साथ बुद्धि लब्धि के बारे में। बुद्धि लब्धि से प्रश्न आता है ना। अब बुद्धिगत भिन्नताएं क्या होती है, इसका कारण क्या है, इसकी चर्चा मैंने पीछे किया था, है ना। पीछे इसलिए किया था कि ताकि आपको आगे समझ थोड़ा सा अच्छा से आए। तो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर व्यक्ति में बुद्धि में भिन्नता क्यों होती है। इसकी चर्चा हम पहले भी किए थे। अगर किसी को समझने में दिक्कत होती है फिर भी तो प्रश्न कीजिए ना। बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है, इसका कारण क्या है। कारण क्या है ना। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती है वो दो कारणों से होती है। तो प्रश्न रहेगा कि बुद्धि में या व्यक्ति में बुद्धि की जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है कितने कारणों से होती है। तो दो कारणों से होती है। पहला कारण जो है बुद्धि आनुवंशिकता। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान कम या ज़्यादा है तो उसके माता पिता के लेकर ऐसा देखा जाता है ना। नेक्स्ट है पर्यावरण की अंतःक्रिया। दूसरा बात है वो किस प्रकार के वातावरण या पर्यावरण में रहा है। फर्स्ट हम जान लेंगे कि आखिर बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नता किस किस पर हम लोग प्रमाण किए हैं, जांच किए हैं, अध्ययन की बात किए हैं। तो बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभाव के प्रमाण मुख्य रूप से यमज या जुड़वा, है ना, मतलब एक समरूप जुड़वा बच्चा या दत्तक बच्चों। दत्तक बच्चा का मतलब होता हुआ गोद लिया हुआ पुत्र। क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र। एग्जाम्पल के लिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने पुत्र या पुत्री नहीं होती है, वो किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र को मतलब बचपन में ही क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं। और भारतीय कानून अधिनियम ने भी इसको अधिकार दिया है कि अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं और बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी आपके नज़दीकी कोर्ट के द्वारा लेते हैं कि मैं इस बच्चे को गोद लिया हूँ, तो आपका संपत्ति का वारिस यही बच्चा होता है ना। गोद लिया हुआ पुत्र, आपके रिश्तेदार नहीं होंगे। तो बुद्धि आनुवंशिकता के प्रभाव के प्रमाण मुख्य रूप से यमज या जुड़वा बच्चा तथा बच्चों के अध्ययन से प्राप्त होता है। साथ में पाले गए जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.90 सहसंबंध पाया गया। तो आपसे प्रश्न रहेगा, एकदम ये ध्यान रखिएगा कि साथ में पाले गए जुड़वा बच्चों की बुद्धि में कितना सहसंबंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 0.60, ऑप्शन नंबर 2 60, ऑप्शन नंबर 2 0.670, ठीक ना, 67 है ना। ऑप्शन नंबर 3 0.70, ऑप्शन नंबर 8 0.90। तो आपका आंसर 0.90 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। बाल्य अवस्था से मतलब जब बालक हुआ था, बच्चा शिशु बड़ा होकर बालक बन गया, बाल अवस्था में अलग अलग करके पाले गए जुड़वा बच्चों की बौद्धिक, व्यक्तित्व तथा व्यवहार परक विशेषताओं में पर्याप्त समानता दिखाई देती है। कि अगर कोई बाल्य अवस्था में बच्चे को अलग अलग करके पाल दिए हैं, फिर भी जुड़वा बच्चों को जो बौद्धिक है या व्यक्तित्व है या व्यवहार करने का जो विशेषता है, वो समानताएं देखी जाती है या दिखाई पड़ती है ना। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए, ठीक है, अलग अलग करके पाले गए
जुड़वा बच्चों, अब पर्यावरण अलग चीज होता है। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में लगभग 0.60, साथ में पाले गए में कितना हो गया 0.90 था। अलग अलग करके पालने वाले को 0.60 सहसंबंध, ठीक ना, सहसंबंध पाया गया है। साथ साथ पाले गए भाई बहनों में 0.50 सहसंबंध तथा अलग अलग पाले गए सहोदर, मतलब सहोदर में अपना भाई बहन, सहोदर की बुद्धि में 0.25 सहसंबंध पाया गया है। तो यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव उठता है कि साथ में पाले गए जुड़वा बच्चों की बुद्धि में कितना सहसंबंध पाया जाता है 0.90, ठीक ना। बाल अवस्था में अलग करके पाले गए जुड़वा बच्चों को क्या देखने को मिलती है, समान रूप से देखने को मिलती है, तो बौद्धिक, व्यक्तित्व तथा व्यवहार परक विशेषता। फिर प्रश्न रहेगा कि अलग अलग पर्यावरण में पाले गए जुड़वा बच्चों की बुद्धि में कितना समानता पाई जाती है। सहसंबंध पाया गया है 0.60, मतलब कितना का अंतर है 0.30 का अंतर हो जाता है। अंतर भी पूछ सकता है कि साथ में पाले गए जुड़वा बच्चों या अलग अलग पर्यावरण में पाले गए जुड़वा बच्चों में कितना सहसंबंध में अंतर पाया जाता है, तो 0.30 है ना, अलग हो गया ना, घट जाएगा ना 0.90 में 0.60। साथ में पाले गए भाई बहन अगर रहेंगे तो 0.50 सहसंबंध बुद्धि क्षमता मिलती है। अलग अलग करके जगह पर पाले गए सहोदर भाई बहन अगर रहेगा अपना भी, तो 0.25 ही सहसंबंध पाया जाएगा। अब आगे चलते हैं दत्तक बच्चों। दत्तक बच्चों मतलब हुआ गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तक बच्चों के अध्ययन में यह पाया गया है कि बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है ना, लेकिन बुद्धि जो है गोद लेने वाला ज़्यादा माता पिता वो जो उनको जन्म दिए उस पर आधारित होता है। आगे ध्यान देना है समान होती है। देखिए थोड़ा सा ये ध्यान देना है, तो हम आनुवंशिकता को पढ़े थे, यहाँ कुछ पर्यावरण की बातों को पढ़ेंगे कि बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव के संबंध में बताइए। तो जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती जाती है, उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बुद्धि पर स्तर के निकट पहुंचता है। तो जब बच्चा का बौद्धिक क्षमता नहीं था, जब बच्चा बहुत छोटा था, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि थी, जो बुद्धि था, वो जन्म देने वाले माता पिता पर आश्रित था। लेकिन जैसे ही बच्चा का उम्र बढ़ गया तो उसका किस पर चला जाएगा, जिसको गोद लिया था, जिस पर्यावरण में पाला था। आय कहता पर्यावरण वंचन, यहाँ बंधन नहीं, वंचन। वंचन मतलब होता दूर होना, क्या होता है दूर होना, पर्यावरण वंचन। पर्यावरण वंचन है ना। पर्यावरणीय वंचन बुद्धि के विकास को घटा देता है। मतलब जो पर्यावरण से हमको मिलना चाहिए, अगर वो चीज़ हमें नहीं मिल रहा है तो हमारी बुद्धि लब्धि को घटा जाता है। जबकि प्रचुर एवं समृद्ध पोषण, मतलब अच्छा भोजन, अच्छा परिवार, पृष्ठभूमि तथा गुणवत्ता शिक्षा दीक्षा बुद्धि में वृद्धि कर देती है। अब एग्जाम्पल समझिए, इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार का भोजन इसी प्रकार का रिजल्ट देगा ना भैया, क्या इस प्रकार का रिजल्ट देगा? समझ रहे मेरी बात को? अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार के शिक्षा में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और इस प्रकार का भोजन खिलाया जाए, उसके मस्तिष्क के पास प्रोटीन नहीं पहुंचेगा, मस्तिष्क का विकास ही नहीं होगा, है ना, तो सोच क्षमता उसकी घट जाएगी ना, है ना। तब इसीलिए किसी बच्चे का अगर बचपन से बुद्धि क्षमता कमज़ोर है तो उसे एक ऐसा पर्यावरण दीजिए, एक ऐसा भोजन दीजिए, एक ऐसा परिवार में डालिए कि उसका बुद्धि क्षमता क्या हो, बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं कि एक बच्चा काफ़ी बुद्धिमान है और बुद्धिमान बच्चे को भी इस प्रकार के सोसाइटी में डाल करके इस प्रकार के समाज में, इस प्रकार के वर्क में क्या करना है, बिगाड़ देना है। नहीं, ये काम नहीं करना है। बच्चे को एक उच्च शिक्षा वाले स्कूल में एक अच्छे तरीके का भोजन, मतलब हम वो भोजन देंगे जो उसकी ज़रूरत की है ना, जो उसके वर्क में, मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी को क्या चाहिए, है ना, कि ऐसा वर्क जो अधिक क्षमता तक, मतलब वर्क, मतलब उसको पढ़ने में काफ़ी मदद मिल सके, चाहे प्रोटीन की मात्रा अधिक मिले। तो एग्जाम्पल के लिए बच्चा कुश्ती, पढ़ने वाला बच्चा कुश्ती लड़ने तो जाएगा नहीं,
जो उसको अधिक मात्रा में घी खिलाएंगे, है ना। तो एक बच्चे का अच्छी मात्रा में भोजन, एक अच्छा मात्रा में परिवार, एक अच्छा समाज और एक अच्छी शिक्षा ही उसकी बुद्धि लब्धि को बढ़ाता है आगे बढ़ करके। बुद्धि का मूल्यांकन किसने किया? प्रश्न रहता है ऑब्जेक्टिव में बाबू, है ना। तो प्रश्न लिख लीजिए कि बुद्धि का मूल्यांकन किसने किया। क्या प्रश्न रहता है कि बुद्धि का मूल्यांकन किसने किया? तो बुद्धि का जो मूल्यांकन जो सर्वप्रथम किए थे, सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड वी ने। कब किए थे? 1905 में। किसने किया था? अल्फ्रेड वी ने, अल्फ्रेड वी ने तथा थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से। औपचारिक मतलब होता है नियमों के अनुसार, सही तरीके से। अनौपचारिक मतलब हुआ बिना नियमों के अनुसार। औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि सर्वप्रथम बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किसने किया? तो अल्फ्रेड वी ने, थियोडोर साइमन। अगर इन दोनों में से कोई एक नाम रहेगा तो ऑप्शन में दोनों लगा देने का। बहुत बात रहता है, एक जगह अल्फ्रेड वी ने भी रहेगा, थियोडोर साइमन भी रहेगा, तीसरा ऑप्शन में रहेगा ए एवं बी दोनों रहेगा, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको उस प्रकार से सी में, मतलब कि ए और बी दोनों का आंसर देना पड़ेगा। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि सर्वप्रथम बुद्धि का मूल्यांकन कब किया गया? 1905 में। किसने किया? अल्फ्रेड वीने ने, ठीक ना। बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किसने किया था? तो अल्फ्रेड वीने ने किया था, सर्वप्रथम किए थे, और थियोडोर ने किए थे। कब किए थे? 1905 में। 1908 में अपनी मापनी का संशोधन करते समय जो मापन सफल का प्रयास किए थे, तो 1908 में, क्योंकि किसी चीज़ को सही करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, तो 1908 में अपनी मापनी का संशोधन करते समय इन्होंने मानसिक आयु, इसको बोलते हैं मेंटल एज, और शॉर्ट में बोलते हैं एमए। क्या बोलते हैं? एमए, मेंटल एज, संप्रत्यय दिया। तो जब ये बुद्धि का मापन कर रहे थे, जब बुद्धि का मापन किए, तो इन्होंने 1908 में अपनी मापनी में संशोधन करते हुए व्यक्ति को बताया, व्यक्ति का एक मानसिक आयु दिए। और मानसिक आयु के तहत क्या है, किसी व्यक्ति के बुद्धि को मापा जा सकता है। मानसिक आयु के माप का अर्थ है कि, मानसिक आयु के माप का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ हो। तो मानसिक आयु के माप का अर्थ ये होता है कि अगर हम 4 साल के बच्चा हैं, तो अगला 4 साल के बच्चे के बुद्धि, इतना मेरी बुद्धि है या नहीं है, उससे ज़्यादा है या कम है। तो किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु, मतलब जितना उसका आयु है, उस आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना है, उससे ज़्यादा है या कम है। एग्जाम्पल के लिए मेरी उम्र 24 वर्ष है, तो हमारी जो बुद्धि क्षमता है अगले 24, जो अगला आदमी मेरे सामने खड़ा है उससे बुद्धि क्षमता में कम है या ज़्यादा है, उससे कितना ज़्यादा है, ठीक ना। इस प्रकार से किसी की मानसिक आयु निकाली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, क्या है? मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो इसका अर्थ है कि किसी बुद्धि परीक्षण कर उस बच्चे का निष्पादन 5 वर्ष के बच्चों के औसत निष्पादन के बराबर है। मतलब अगर हम 3 वर्ष के एक बच्चे को लेकर आते हैं, 3, मानिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 3 वर्ष के एक बच्चे को लाते हैं, है ना, एक बच्चे को लाते हैं और 5 वर्ष के बच्चे के साथ उसकी बातचीत करवाते हैं, है ना, और दोनों का बात वार्तालाप मिल जाता है, दोनों का बुद्धि क्षमता एक जैसी मानी जाती है, तो 3 वर्ष का जो बच्चा था उसका मानसिक आयु जो था 5 वर्ष का था, लेकिन वास्तविक आयु उसकी कितनी थी? 3 वर्ष थी। बच्चे की कालानुक्रमिक आयु, जिसको बोलते हैं क्रोमोलॉजिकल एज, जन्म के लेने के बाद बीत चुकी अवधि के बराबर होता है, उसको बोलते हैं वास्तविक आयु। मतलब किसी बच्चे का जन्म अगर 2008 में हुआ है, ठीक ना, 12 जनवरी 2008 को हुआ है, तो फिर इसका अगर 12 जनवरी 2010 को इस बच्चे का 2 वर्ष क्या हो गया? कालानुक्रमिक आयु। वास्तविक एज इसका यही हुआ जी। तो जन्म से लेकर और जब जिस दिन तक, है ना, बात हो रही है किसी का, वो उसका क्या होता है? कालानुक्रमिक आयु होता है। एक तीव्र बच्चा जो होता है, तीव्र मीन्स होता है बुद्धिमान बच्चा। क्या होता है? बुद्धिमान बच्चा।
ध्यान दीजिए। तो प्रश्न रहेगा आपसे कि एक तीव्र बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, कि अगर कोई तीव्र बच्चा है उसकी मानसिक आयु जो होगी उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होगा। तो अगर कोई बच्चा का मानसिक आयु 4 है ना, क्या है मानसिक आयु मतलब MA मेंटल एज है ना, कितना है 4 है, और इसका CA कालानुक्रमिक आयु 3 है, तो बच्चा क्या है तीव्र बुद्धि वाला। क्या है बच्चा तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि अगर किसी बच्चे का मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है, अगर किसी बच्चे का मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक एक तीव्र बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु क्या होगा, सॉरी गलती हो गया, एक तीव्र बच्चे का जो मानसिक आयु जो है वो ज़्यादा होगा और कालानुक्रमिक आयु क्या होगा, मतलब 4 वर्ष का वो क्या होगा उसकी मानसिक आयु, और कालानुक्रमिक आयु क्या होगा 3 होगा, तो बच्चा क्या होगा तीव्र बुद्धि वाला होगा। क्या होगा तीव्र बुद्धि वाला होगा। आगे चलते हैं, समझ में आएगा इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा ठीक ना, एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, समझ में ज़्यादा आएगा। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से 2 वर्ष कम हो तो बीने तथा साइमन ने इसे बौद्धिक मंदता के रूप में परिभाषित किया। क्या यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु जो है ना उसकी कालानुक्रमिक आयु से मतलब वास्तविक आयु से 2 वर्ष कम हो, मतलब जिस बच्चे का वास्तविक आयु 5 वर्ष है ना, CA वास्तविक आयु है ना, उसको बोलते हैं कालानुक्रमिक आयु। अगर किसी बच्चे का वास्तविक आयु 5 वर्ष है और उसका MA मेंटल एज जो है ना 3 वर्ष है, तो बच्चा क्या है मंदबुद्धि का है। किस प्रकार का है मंदबुद्धि का है। इसको कहने वाले कौन है अल्फ्रेड वीने और साइमन। कौन कह रहे हैं इस बात को, अल्फ्रेड वीने और साइमन, कि अगर किसी बच्चे का मानसिक आयु उसके वास्तविक आयु से कम होता है, कितना वर्ष 2 वर्ष, तो बच्चा क्या है मंदता बुद्धि वाला है, बुद्धि का मंद है। 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न, याद रखिएगा नाम, ये विलियम स्टर्न है, विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए कि बुद्धि लब्धि है ना IQ लेवल है ना, तो बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किसने किया था, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IQ। क्या बोलते हैं IQ, व्यक्ति का क्या IQ कमजोर है। मैं कुछ बातें को मैसेज भी करता हूँ, क्या कहते हैं ग्रुप में करूँगा IQ लेवल से संबंधित, कि इस व्यक्ति का IQ लेवल कम है इसलिए वो सीख नहीं पाता है ना, बुद्धि लब्धि क्या है कम है। 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने IQ लेवल बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया था। आपसे ये भी प्रश्न हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न कहाँ के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। मन की विज्ञान को जानने वाले को मनोवैज्ञानिक कहते हैं, और उन्होंने इसकी खोज कब किया था 1912 में, ठीक ना। ये IQ का पूरा नाम है इंटेलिजेंस कोशेंट। क्या नाम है इंटेलिजेंस कोशेंट। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से गुना हो जाएगा, 100 से गुना करने से उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है ना। कि अगर किसी व्यक्ति का मानसिक आयु, एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा है, ध्यान दीजिएगा समझिए मेरी बात को, कि किसी का बुद्धि लब्धि किसे निकालेंगे, तो मानिए किसी बच्चे का, मैं क्वेश्चन भी आगे दूंगा, क्वेश्चन भी आता है इस प्रकार से, कि अगर किसी बच्चे का जो मानसिक आयु है ना मेंटल एज जो है, किसी बच्चे का मानसिक आयु 12 वर्ष है, लेकिन वो बच्चा का वास्तविक आयु जो है खुद जो है वो 10 वर्ष का है, उसको 100 से गुना कर देंगे है ना, तब कट गया 12 दहे के 120, मतलब क्या हो गया बच्चा की बुद्धि लब्धि कितनी है, तीव्र बुद्धि वाला। क्या है तीव्र बुद्धि वाला, इसलिए क्योंकि इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, बुद्धि लब्धि इसकी कितनी है, बुद्धि लब्धि जो इसकी है वो 120 है।
और 100 से ऊपर जिसका भी माना जाता है वो तीव्र बुद्धि वाला। या अगर कोई बच्चा है उसकी जितनी आयु है, अगर कोई भी व्यक्ति का जितना खुद का आयु है, अगर उस आयु से 2 वर्ष ज्यादा उसका मानसिक आयु है तो तीव्र बुद्धि का है। अपने वास्तविक आयु से 2 वर्ष मानसिक आयु का कम होना जो है मंद बुद्धि का पहचान है। तो आपसे ये भी प्रश्न रहता है, ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है ना। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रमिक आयु गुने 100। मानसिक आयु को हम बौद्धिक आयु भी कहते हैं। मानसिक आयु को क्या कहा जाता है? बौद्धिक आयु के दूसरा नाम इनका बौद्धिक आयु। बौद्धिक आयु, बौद्धिक आयु, और कालानुक्रमिक आयु बोलते हैं वास्तविक आयु। तुम कितना वर्ष का वास्तविक में हो, पेन चलता नहीं हो, वास्तविक आयु। कालानुक्रमिक आयु को जो हम बोलते हैं वास्तविक आयु। मानसिक आयु को बोलते हैं बौद्धिक आयु। बौद्धिक आयु और कालानुक्रमिक आयु को बोलते हैं वास्तविक आयु। मतलब वास्तविक में तुम कितना हो, वास्तविक आयु। आगे है गुणा के करने में 100 की संख्या का उपयोग, 100 की संख्या का उपयोग जो है दशमलव बिंदु समाप्त करने के लिए भी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु बराबर है तो उसकी बुद्धि लब्धि 100 होगी। यह प्रश्न ध्यान दीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति का मानसिक आयु, मानिए मानसिक आयु 10 है, बराबर हो और वास्तविक आयु कितना है 10 है, अब गुने 100 करेंगे कितना होगा? 100 ही रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा। तो यहाँ बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति का मानसिक आयु भी उतना है, कालानुक्रमिक आयु भी उतना है, तो 100 उसका जो बुद्धि लब्धि आएगा वो 100 आएगा। जैसे 22 ले लीजिए, अब 100 तो 22 का जाएगा 100 बच जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि 100 से अधिक प्राप्त होती है। अब निकाल लीजिएगा नियम पर कि मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि कितना होगा? 100 से अधिक होगा। अब दोनों बराबर होगा तो 100 रहेगा, लेकिन अगर मानसिक आयु ज्यादा है, कालानुक्रमिक आयु कम है तो 100 से अधिक आएगा। बुद्धि लब्धि 100 से कम उस दिशा में प्राप्त होती है जब मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होगा। तो तुम्हारी वास्तविक आयु से, जब तुम्हारी वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम होगा तो तुम्हारा बुद्धि लब्धि क्या आएगा? कम आएगा। जिन व्यक्तियों में बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उसे सामान्य बुद्धि वाला कहा जाता है ना। और जिस उम्र का है उस उम्र का ज्ञान अगर रख रहा तो व्यक्ति क्या? सामान्य बुद्धि वाला है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि 70 से भी कम होती है वह मानसिक मंदन से प्रभावित समझे जाते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि क्षमता 130 से अधिक होती है वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, मतलब तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। मैं कुछ चार्ट को दिखाता हूं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, है ना। 130 से अधिक मतलब जिन व्यक्तियों का बुद्धि क्षमता, बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होगा वो क्या कहलाएंगे? अतिश्रेष्ठ कहलाएंगे। और देश दुनिया में की जनसंख्या कितना है? मात्र 2.2%, है ना। 120 से 130 ये श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। इनकी जनसंख्या पूरे देश दुनिया में कितना है? 6.7%। 110 से 119 के बीच उच्च औसत मतलब वाले, मतलब अच्छे ज्ञान वाले 16.1, ये जीनियस होते हैं, वैज्ञानिक वगैरह लोग होते हैं। 90 से 109 औसत या औसत बुद्धि होते हैं, सामान्य लोग, जिसे हम लोग जो आते हैं। इनकी संख्या देश दुनिया में 50% होता, लगभग 50.0%। निम्न औसत के जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 89। इनकी जनसंख्या पूरे देश में कितनी होगी? 16.1% होगी। 70 से 79 सीमावर्ती होते हैं। इनकी क्षमता कितनी होती है? जनसंख्या प्रतिशत 6.7 है। 70 से कम जो होते हैं मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त होते हैं या मंदित व्यक्ति होते हैं, मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है। इनकी जनसंख्या प्रतिशत कितना है?
2.2%। तो आपसे पूछा जाएगा कि 130 बुद्धि लब्धि वाले वर्ग को किस प्रकार के वर्णात्मक रखा गया है, तो अतिश्रेष्ठ वाले में, या 130 से अधिक बुद्धि वर्ग वालों की संख्या प्रतिशत कितनी है, 2.2। इससे आप अपना प्रश्न जितना उठाना उठा लीजिए, है ना। आगे थोड़ा सा हम चलते हैं कि पहले वर्ग के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली कहा जाता है, मतलब पहले वर्ग में 130 वाले को प्रतिभाशाली कहा जाता है। दूसरे वर्ग के लोगों को मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त या मानसिक रूप से संबंधित कहा जाता है ना। मतलब एक में काफी ज्यादा है, एक में काफी कम है। ये दोनों वर्ग अपनी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, अभिप्रेरणात्मक विशेषताओं में सामान्य लोगों की अपेक्षा पर्याप्त भिन्न होते हैं, और ये दोनों जो हैं काफी एक दूसरे से क्या होते हैं, यानी लोगों से क्या होते हैं, काफी भिन्न होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन था, एक 14 साल के बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था बुआ रे? देखिए, बुद्धि लब्धि IQ को बोलते हैं, IQ है ना, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। बुद्धि लब्धि बराबर क्या था, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु, यही था ना, मतलब बौद्धिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु को मेंटल एज बोलते हैं, और कालानुक्रमिक आयु को कॉर्टिकल एज बोलते हैं, CA बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका मेंटल आयु कितना है, 16, कितना गुने 100 गुने 100, इसका मेंटल आयु कितना है 16, और वास्तविक आयु कितना है 14 गुने 100। इसको आप काट लीजिए, है ना। तो देखिए, ज़्यादा ध्यान देने की बात, एक सिंपल सी बात है कि अगर इस व्यक्ति का 2 वर्ष ज़्यादा है, 2 वर्ष ज़्यादा, तो 120 आएगा। कितना आएगा, 120 आएगा। किस प्रकार से काट कर करके आप अपना आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा और बता दीजिएगा कितना इसकी बुद्धि लब्धि है। बन जाएगा इस प्रकार से, है ना। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। यदि शिशु की बौद्धिक आयु मतलब मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी यथार्थ वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगा, तो फिर वही नियम है, IQ बराबर क्या हो जाएगा, MA बटे C है। तो फिर हम बात किए भी था इसका, गुने 100, है ना, मतलब हो गया 12 बटे 10 और गुने 100, है ना। जितना आंसर होगा लिख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट है, यदि 12 साल के एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 हो तो उसकी मानसिक आयु ज्ञात कीजिएगा, भागा लगा करके निकाल लेने का। तो ठीक है बुआ, तो ये आपका बुद्धि लब्धि की चर्चा मैंने कर दिया। इससे संबंधित और भी प्रश्न जो है हम इसको आगे करेंगे, है ना। और आप लोग जो पढ़ते हैं उसको अच्छे ढंग से नोट बनाते जाइए, बीच बीच में खुद अपना ऑब्जेक्टिव बनाते जाइए, है ना। यह एक प्रकार से साइंस का सब्जेक्ट मान लेते हैं, साइकोलॉजी काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है, और साइंस और ये साइकोलॉजी जो है आपके जीवन में आपको एक सही जीवन देगा, है ना। मतलब आप अपने बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क का प्रयोग क्या किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपनी बुद्धि क्षमता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, आप अपने जीवन में सफल कैसे होंगे, है ना। अगर आप अपने जीवन में चुनौतीग्रस्त हैं तो आप उससे बचेंगे कैसे, ये सब जानकारी आपको बाबू इसी विषय में मिलती है ना। तो आज के लिए बुआ इतना ही, और इसके अलावा जो होगा मैं कल बातें करूँगा। हालांकि कल कुछ और भी वास्तविक बातों को और वास्तविक ज्ञानों को मैं लेकर आऊँगा जो आपके जीवन से संबंधित होगा। आज के लिए इतना ही है।